प्रणाम प्रणाम राम जी। प्रणाम। इस सत्र में आप लोग का पुनः स्वागत है। और आज हम लोग फिर से डाइट और थोड़ा सा समझेंगे डाइट के बारे में, और उसके बाद थोड़ा से नींद के बारे में भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि नींद क्या है। तो सत्र का शुरुआत करने से पहले सभी लोग बिल्कुल स्थिर आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, कंधे को रिलैक्स कर लें, फेशियल मसल्स रिलैक्स करें, स्पेशली आई मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाएं, जितना स्थिर बना सकते हैं, बिल्कुल चट्टान की भांति शरीर को स्थिर बना दें। हाथों में मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपकी आंखों में एक तनाव रहता है हमेशा। आंखों की भीतरी मसल्स को ढीला छोड़िए। चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो रहा है, उसे ढीला छोड़ते जाइए। एक बार सर से पैर तक पूरे शरीर को देख जाइए। जहां जहां भी तनाव है उसको ढीला कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब अपने श्वास प्रश्वास पे आएंगे। श्वास के प्रति सजग बनिए। जो भी श्वास के प्रति फीलिंग आ रही है, उसकी गति में, उसके तापमान में, उसकी जो भी टच है इनर नॉस्ट्रल्स के और लंग्स तक, आपके फेफड़े का फैलाव सिकुड़न, उसकी वजह से आपके पेट का फैलाव और सिकुड़न, सब कुछ महसूस कीजिए। अब ध्यान दीजिए श्वास के अंतराल के प्रति। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का आप स्वाभाविक ब्रेक लेते हैं, अंतराल लेते हैं। सजग बनिए। अब हम लोग दोनों भ्रूमध्य पे, दोनों भौं के मध्य पे, भ्रूमध्य पे एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करेंगे। भ्रूमध्य पर दिव्य ज्योति की परिकल्पना। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो हम लोगों को इस सप्ताह तीन आधार सिंगल बनाना है। सिंगल इसमें से स्क्रीन नहीं है। हाँ। सिंगल स्क्रीन नहीं है। अच्छा, सिंगल स्क्रीन नहीं है। एक अभी हाँ आ रहा जी। है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो हम लोगों ने इस सप्ताह का संकल्प लिया है कि हमारी प्रातःचर्या अच्छी हो, हम लोग अच्छा भोजन की आदत डालें, अच्छे तरीके से डालें, और हमारी निद्रा अच्छी हो। सप्ताह का तीन संकल्प है। सप्ताह के पांचवा दिन शुरू हो गया, 4 दिन बीत गए हैं और 3 दिन बचा है। और हमें अपने जीवन में ये तीन आदतें लानी है: ढंग से उठना, ढंग से सोना और ढंग से खाना खाना। ये जो एक बच्चों वाली आदत मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। अभी लग रहा है कि ये बड़ा बचकाना है, लेकिन ये बहुत आपके और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक द्वार है, एक रास्ता है जहां से अध्यात्म की चढ़ाई शुरू होती है। आज मैं फिर से भोजन के संबंध में चर्चा करूंगा। मैंने कल बताया था कि भोजन क्या है। भोजन 3 लेवल पे एग्जिस्ट करता है: शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे और आत्मिक लेवल पे। मैंने WHO और आयुर्वेद की परिभाषा बताई थी आपको, और मैंने ये बताया था कि आधुनिक भोजन में प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसके साथ साथ मैंने भोजन और मन के संबंध को आप लोग को कल बताया था। फिर आयुर्वेदिक पोषण विज्ञान में मैंने 3 प्रकार के दोषों के बारे में बताया था: वात, पित्त और कफ। और दोष में किस तरह के भोजन खाने चाहिए और किस तरह की नहीं खाने चाहिए। और थोड़ा बहुत आपके प्रकृति को जाना जा सके, वैसे तो यदि कोई ऐसा रिट्रीट हो, अगर आप लोग उचित समझें, तो हम आपकी नाड़ी चेक करके आपकी प्रकृति और आपके ये सब आदतें, भोजन, निद्रा और उठने की, वो हम करेक्ट कर सकते हैं। पर ये आप लोग विचार करें। फिर मैंने अग्नि के बारे में, पाचन अग्नि के बारे में बताया था कि जो डाइजेस्टिव फायर है वो कैसे सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि, ये 4 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से मैंने अष्ट आहार विधि, आयुर्वेद के हिसाब से भोजन के 8 मौलिक सिद्धांत, मूलभूत जो विधियां हैं, जैसे प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपभोक्ता के बारे में बताया था। फिर मैंने इतिहास, मिताहार के बारे में बताया कि संयमित भोजन का क्या सिद्धांत है: 50% ठोस भोजन, 25% तरल और 25% खाली रखना है। मैंने ऋतुचर्या के विषय में बताया आपको कि गर्मी में किस तरह का भोजन करना चाहिए, मार्च से जून तक, जुलाई से अक्टूबर तक कैसा करना चाहिए, और नवंबर से फरवरी तक आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए। हमने बताया आपको कि आपकी दिनचर्या कैसे सूर्य पे आधारित होनी चाहिए, ताकि भोजन सन के अकॉर्डिंग हो। भोजन का मन पे प्रभाव मैंने बताया था कि 3 प्रकार से होता है: सात्विक, रासिक और तामसिक। और कुछ सुपर फूड्स के बारे में बताया था कि जो हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं वो सुपर फूड्स है। मतलब फूड इतना महत्वपूर्ण है कि उसको पूजा में भी उपयोग करते हैं। जो भी पूजा में उपयोग किया जाता है अन्न, उसको माना जाता है देवताओं के योग्य आहार। तो सोचो मनुष्य के लिए कितना ही अच्छा होगा, जिसको हम लोग देवताओं के लिए श्रेष्ठ
बीइंग के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कितना ही अच्छा होगा। इसलिए नारियल है, आपका श्रीफल है, आपका केला है, आप घी है, जो जो चीजें देवताओं पे चढ़ती है उसको बड़ा शुद्ध, पवित्र और शुभ माना जाता है, वो श्रेष्ठतम माना जाता है। घी है, हल्दी है, आंवला है, त्रिफला है, अश्वगंधा है और मोरिंगा है। मैंने ये 6 सुपर फूड्स के बारे में कल चर्चा की थी। अंतिम में मैंने बताया था कि कैसे मोरिंगा में 92 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिल्क से भी ज्यादा कैल्शियम होता है, और साग से भी ज्यादा आप में उसमें आयरन होता है, पालक साग से भी ज्यादा आयरन होता है मोरिंगा। अश्वगंध जो है वो भी बहुत स्ट्रेस के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए और डीप स्लीप के लिए बहुत लाभकारी होता है। त्रिफला के विषय में बताया कि कैसे ये कब्ज या पेट की बीमारी के लिए रामबाण है ना। ये एंटी एजिंग भी है और डाइजेशन का मास्टर है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोगों ने बात की थी कि आ, 5 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला रूल यही है कि स्वयं से हमको हमारे अंदर हील करने की क्षमता होती है, हमारे शरीर को स्वयं से हील करने की क्षमता होती है। रोग के कारण को हटाना चाहिए, उसके लक्षण को नहीं। तीसरा रूल है कि पहले ही इलाज कर लिया, पहले ही अगर हम अपने पर फोकस करें तो रोग आएगा ही नहीं, है ना। पहले से ही अगर हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें तो रोग नहीं आएगा। चौथा रूल कहता है कि सही खाने का ज्ञान होना चाहिए, और आप खाने में सर्वोत्तम औषधि का यूज करो। और पांचवा रूल जो है स्वस्थ खान पान और रोगों की रोकथाम के विषय में है। रॉ फूड वर्सेस कुक्ड फूड पर मैंने कल बहुत सारी चर्चा की, जिसमें हमने बताया था कि भारत में कच्चा फूड कुछ हद तक सक्सेस है, पर कुछ मामलों में सक्सेस नहीं भी है। तो लेकिन फिर भी फ्रूट्स तो आप बिल्कुल खाने चाहिए, फ्रूट्स। लेकिन सैलड्स पर मैंने कहा था कि कुछ स्टीम्ड सैलड ही लेना ज्यादा उचित है। भारत के बहुत सारी चीजों जैसे बंद गोभी हो गया, या और तरह की बहुत सारी पत्तियां होती है, जैसे लेट्यूस लोग लेते हैं, और दूसरे तरह के सैलड्स लेते हैं, जो बाहर आसानी से खाया जाता है, लेकिन भारत में इसको थोड़ा सा कुक करके खाना चाहिए। हमने आपको शुद्धि और उपवास के संबंध में भी चर्चा की थी कि 5 प्रकार की चीजें हैं। जूस फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एकादशी या 14 दिन में एक बार आप कर सकते हैं, मोनो डाइट या एक प्रकार का भोजन ले सकते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी। अब आज हम लोग कुछ नेचुरोपैथी की कुछ चीजें हम लोग समझेंगे कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत क्या कहते हैं, और अगर हम उन चीजों को हम अगर अपने जीवन में लाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। जल चिकित्सा के विषय में आज हम चर्चा करते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि सुबह जो आपको मॉर्निंग रूटीन के बारे में जब समझा रहा था, तो मैंने कहा था कि 3-4 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, है ना। और अगर ल्यूक वार्म वाटर हो तो उससे भी अच्छा है। उसमें हल्का नमक डाल दें तो उससे भी अच्छा है, और उसमें नींबू निचोड़ दे तो वाह वाह क्या बात है। और अगर उसमें थोड़ा सा शहद डाल दे तो बात ही क्या है, जबरदस्त है। लेकिन फिर भी जो लोग का पित्त है वो नींबू का पानी सुबह सुबह नहीं पिएंगे। ठीक है। तो भोजन से 30 मिनट पहले 1 घंटे और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। देखो पानी ही बहुत सारे, मैंने एक दिन राजीव दीक्षित जी को सुना था। राजीव दीक्षित जी ने पानी पर इतना बढ़िया वीडियो बनाया था। स्वर्गीय दीक्षित साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे उनके वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। राजीव दीक्षित जी का आप यूट्यूब सुनिए, उनका खाने पे और उनकी आयुर्वेद पर जितनी जोरदार पकड़ है, मैंने बहुत कम लोगों में इतनी समझ देखी है। तो पानी पर उन्होंने पूरा पूरा एक वीडियो बनाया है, पूरा एक लेक्चर। वो वीडियो नहीं बनाते थे उस टाइम में, उनकी लेक्चर लोग वो कर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। तो उन्होंने पानी पे बोला और बहुत जबरदस्त बोला है। तो भोजन के साथ आप कमतर पानी लें। जितना आप पानी भोजन के साथ लेंगे आपकी अग्नि मंद होती है,
तो भोजन के 1 घंटे बाद लेना है, वो भी थोड़ा सा गर्म पानी या छाछ ले सकते हैं। ठीक है, और एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। ठीक है, ये एक फार्मूला है कि जितना आपका बॉडी वेट है, मान लो आपका बॉडी वेट 60 किलो है, या मान लो बॉडी वेट आपका 70 किलो है, 70 से 30 ml का गुना कर लीजिए, उतना पानी पीना है आपको। 70 से तो कितना हुआ, आप समझो कि जितना भी 30 से मल्टीप्लाई करके आए, 7 या 21, 210 और एक जीरो और लगा दो, 2100 ml पानी पीना है जिनका 70 kg वेट। सीधा गणित है। अच्छा, गर्म पानी वातर कफ वालों के लिए बहुत अच्छा है, पित्त वालों के लिए ठंडा पानी पीना चाहिए। और अगर आप इन्फ्यूज वाटर पीते हो, यानी कि आप रात भर उसमें जीरा छोड़ देते हो, धनिया छोड़ देते हो, सौंफ छोड़ देते हो, तो ये हर्बल डिटॉक्स हो जाता है। ये भी आप क्या करो, किसी दिन जीरा पानी पी लिए, किसी दिन धनिया पानी पी लिए, किसी दिन सौंफ पानी पी लिए, उसको रात भर छोड़ दिए, सुबह छान के पी गए इसको, बहुत बेहतरीन उसका इफेक्ट है। ये डिटॉक्स वाटर है। सूर्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सामान्यतः कॉमनली 5 में से 4 लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की कमी इसलिए है कि हम लोग अब बाहर निकलना कम कर दिए, बहुत कम बाहर निकलते हैं। ज्यादातर हम लोग घरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, और बाहर धूप में निकलना तो बहुत रेयर टू रेयर हो गया है। और विटामिन डी, एक्चुअली आप ये समझ लो कि ये एक हार्मोन है, विटामिन नहीं है। हम लोग इसको विटामिन समझते हैं, ये खाने होने में नहीं मिलता है। और टैबलेट से आप इसकी दूरी भी कमी भी पूरी नहीं कर पाओगे। लोग इंजेक्शन इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन बहुत लंबा फायदा होता नहीं है। आपको धूप में आना चाहिए। और एम्स की स्टडी है, एम्स की, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं, 80% भारतीयों को विटामिन डी की डिफिशियंसी, 80% भारतीयों को, 80% भारत यानी 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी में, ऐसा एम्स कहता है, एम्स की स्टडी कहती है। तो आप जितने बैठे हो, मान के चलो कि आपका विटामिन डी जो है वो कमी होगा, ये मान के चलो। और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, लो इम्यूनिटी का कारण है, कैंसर के रिस्क होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां कमजोर होती है। तो भाई, एकदम प्रकृति ने खुल के इसका उपाय दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सुबह धूप में निकल के थोड़ा टहल लो। जब धूप कड़ा नहीं होता, हल्का होता है, शाम के समय में थोड़ा धूप ले लो, बस यही इसका उपाय है। बाकी दवाई दवाई तो लोग कहते हैं, और लेकिन मैंने गूगल में देखा कि फूड्स में क्या लिखा है, इसमें एग लिखा है, फैटी फिश लिखा है, फोर्टिफाइड मिल्क लिखा है, मशरूम लिखा है, ये है तो ये सारी चीजें, पर मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि इससे कोई फायदा है नहीं। सरल, बिल्कुल मुफ्त में बट रहा है, भगवान सूर्य नारायण फ्री में आपको विटामिन डी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि सनलाइट लो, ये आपकी सेरोटोनिन को भी बूस्ट करेगा, आपकी मन को भी, मूड को भी सही रखेगा, और अच्छी स्लीप भी आएगी आपको। तो अगर आप सुबह अच्छी धूप लेते हैं, तो रात को बेहतर नींद आती ही आती है। ये सर्केडियन रिदम है। तो अगर धूप लेंगे आप तो नींद आएगी, और अगर आप धूप अच्छे से नहीं लेते तो नींद भी गड़बड़ रहती है। इसका सीधा सीधा संबंध है। आइए कुछ मिट्टी चिकित्सा के बारे में समझ लें। नंगे पैर मिट्टी पर चलना चाहिए, घास पे चलना चाहिए, है ना। तो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है वो शरीर में जाते हैं, ये बहुत लाभप्रद है। गर्मियों के दिनों में तो आप जरूर घास पे नंगे पांव चलो, है ना, इससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, है ना। फ्री रेडिकल जो है वो न्यूट्रलाइज होता है, और ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो कम होता है, आपका जो है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपका डेवलप होता है, कोलेस्टेरॉल बैलेंस होता है, स्लीप इंप्रूवमेंट होता है, कॉर्टिसोल रिदम जो है वो नॉर्मलाइज होता है। कुछ लोग, आप नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में जाओगे, तो उन आप लोगों को मड पैक्स दिया जाएगा।
वो एक मिट्टी को एक पैकेट में भरा करके कपड़े में लपेट करके, या आजकल कुछ वैसे पैकेट्स आते हैं, तो उसमें आपको यदि जोड़ों का दर्द है या सिर दर्द है, फीवर में, उसमें बड़ा तुरंत राहत मिलता है। जैसे ही आप वो मड पैक्स यूज करते हो, इसके क्विक इफेक्ट्स देखे गए। तो अगर आप मिट्टी का स्नान भी होता है, वो छना हुआ मिट्टी को पूरे शरीर में आपको लगा देंगे, और गीला करके पूरा कीचड़ लगा देंगे पूरी बॉडी में। और उसके बाद आप धूप में बैठ के मिट्टी को सुखा करके, फिर जब मिट्टी झड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो अपने आप झड़ने लगेगा। तो मिट्टी को झाड़ करके स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास छत है या खुला है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इस जैसा स्नान कोई होता ही नहीं है, चाहे कितना भी साबुन शैंपू लगा लो। जो मिट्टी स्नान है उसकी तुलना कभी भी साबुन शैंपू नहीं कर सकता है। आपके सारे साबुन शैंपू धरे के धरे रह जाएंगे। मेरे तो कई साल हो जाते हैं साबुन लगाए हुए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं साबुन यूज नहीं करता। कोई 2-3 साल में कभी एक आध बार यूज कर लिया साबुन। अरे जब भारत की मिट्टी आपकी मिट्टी है, मिट्टी उठाओ, मिट्टी लगाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सब रोग, कोई कोई त्वचा की बीमारी होगी नहीं होगी। तो मिट्टी में, बहुत लोग जमीन में सोते हैं। जमीन में सोने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर में जो आपने टाइल्स लगा रखे हैं उस पे, तब तो कोई बात ही नहीं है। जब जमीन में सोने की बात आती है तो टाइल्स पे सोने की बात नहीं आती कि आप टाइल्स पे सो रहे हैं। साहब मैं तो जमीन पे सोता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, टाइल्स तो बहुत उसको चुभेगा, तो उस पर बढ़िया गद्दी लगा के सो जाते हैं। तो उसको नीचे सोना नहीं कहते हैं, जमीन पे सोना नहीं कहते। अगर ऐसा आप उपवास व्रत कर रहे हो, ऐसी कोई साधना कर रहे हो, तो ये बेकार है। जब जमीन पे सोने की बात आती है तो मिट्टी पे सोने की बात आती है, मिट्टी पे। जो जमीन हो जिसमें मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी पे, कंक्रीट पे नहीं। अगर आप मिट्टी में सोते हो तो आपका इम्यून बहुत स्ट्रांग होता है। आप अर्थ पावर अपने अंदर लेते हो। आपके जीवन में बहुत स्थिरता, स्टेब्लिशमेंट और ग्रेविटी आप मेंटेन करते हो। और कई चीजें ऐसी हैं, अगर आप घड़े का यूज करते हो, मिट्टी के घड़े का यूज करते हो, यदि मिट्टी के बर्तनों में कोई चीज कुक करते हो, तो ऑफ कोर्स उसका जो इफेक्ट है, उसका जो स्वाद है, और उसका जो इफेक्ट बॉडी को है, वो जबरदस्त है। अब मैं ब्रेथ और फूड के बारे में बात करूंगा। ऑक्सीजन जो है सबसे पहला और अनिवार्य पोषण है। ठीक है। हम लोग 3 सप्ताह तक बिना फूड के रह सकते हैं, 3 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, और 3 दिन विदाउट ऑक्सीजन, 3 मिनट भी नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना। 3 मिनट क्या, 1-1.5 मिनट में ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो आपको सीखना चाहिए डीप ब्रीथिंग। ठीक है। अगर आप लंबा गहरा श्वास लेते छोड़ते हैं, तो आपका जो ब्लड पीएच है वो चेंज होता है, अल्कलाइन होता है। ज्यादातर लोगों को एसिड होता है, तो वो प्रॉब्लम होता है उसमें। पूरा डाइजेशन होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है। इसलिए अगर आपका एसिडिक नहीं होकर के अल्कलाइन है, तो आपका बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रहता है। ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे डायफ्राम का मूव हो, जैसे कपालभाति हो गया, आपका डायफ्राम का मूवमेंट हुआ। तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो बेटर डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो खाना खाने से 5 मिनट पहले आप क्या करो कि वज्रासन में बैठ जाओ, और खूब लंबा गहरा 5-7 बार, 8 बार लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ा, ये वज्रासन में बैठ के कर लो। देखो एकदम अग्नि जग जाएगी, भूख की अग्नि जग जाएगी, खाना भी अच्छा पचेगा। और खाने के बाद भी वज्रासन में बैठ के बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे आप सांस, लंबा गहरा सांस लो, लंबा गहरा सांस छोड़ो। ये अगर प्रैक्टिस आपने कर ली तो जबरदस्त इफेक्टिव है। गर्मी के दिनों में तो बहुत भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, लेकिन कपालभाति आप गर्मी के दिनों में धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये सुबह सुबह करना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है सेल मेटाबॉलिज्म, इसलिए दोनों ही चाहिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों ही चाहिए। अब हम आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देख लेते हैं। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, जो 3 पिलर्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ठीक है। ठीक है। तो
आप इसको समझ लीजिए कि पर ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी पर ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देता है। और फैट जो है वो पर ग्राम 9 कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन का क्या काम है? मस्कुलर रिपेयर करता है, एंजाइम्स को डेवलप करता है, आपके हार्मोन्स को डेवलप करता है, कंट्रोल करता है ना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसको फंक्शनल करता है। और वो किस किस चीज में मिलता है? हमको दाल में मिलता है, पनीर में मिलता है, नॉनवेज में मिलता है, टोफू में मिलता है, नट्स में मिलता है। ठीक है। और क्या है इस जो 15 से 30% टोटल कैलोरी का वो प्रोटीन कैलोरी होना चाहिए। 15 से 30%। जो लोग वो कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, अपने वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। पर याद रखना कि डिसॉल्व करने वाली प्रोटीन लेनी चाहिए, वो रसायन प्रोटीन लेना नहीं चाहिए। बहुत लोग जो जिम वगैरह जाते हैं वो बहुत रासायनिक प्रोटीन लेते हैं, वो शरीर के लिए बहुत घातक है। तो ऐसा मत करना। प्रोटीन को फूड रिप्लेसमेंट बनाओ, ना कि अतिरिक्त प्रोटीन को अपने अंदर डालो, सिंथेटिक प्रोटीन को डालो, ये खतरनाक है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो ये हमारी प्राइमरी एनर्जी, ब्रेन फ्यूल है। और ये फाइबर है जो हमारे गट के लिए बहुत जरूरी है। ये राइस में, व्हीट में, ओट में, मिलेट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होता है। और 45 से 65% कैलोरी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। फैट्स क्या है? तो फैट्स जो है वो हमारे हार्मोन्स को बनाता है। ब्रेन का जो 60% है वो फैट्स डेवलप करता है। विटामिन A, D, E, K इसी फैट से आता है। सोर्सेस क्या है? घी है, कोकोनट ऑयल है, नट्स है, सीड्स है, एवोकाडो है, फिश है, नॉनवेज है। और 25 से 20 से 35% तक की जो कैलोरीज है वो फैट्स कैलोरीज होनी चाहिए। लेकिन जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं उनको फैट कैलोरी घटा करके 5% करना चाहिए, 5 से 10% करना चाहिए। तो ये एक कॉमनली जो 3 बिग पिलर्स हैं उसकी बात हो गई। अगर हम प्रोटीन पर स्पेशली आए तो प्रोटीन जो है वो 0.8 ग्राम पर केजी होना चाहिए बॉडी वेट का। और एथलीट लोग जो हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ते भागते हैं, उनका 1.2 टू 2.0 ग्राम पर केजी होना चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए 1 टू 1.2 ग्राम पर केजी। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको 1.1 टू 1.3 ग्राम पर केजी होना चाहिए। तो सोर्स क्या है? पनीर है, दाल है, सोयाबीन है ना, स्प्रुलिना है, नॉनवेज है। प्रोटीन आपके फास्ट एब्जॉर्बिंग के लिए जरूर बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रोटीन है, लेकिन अगर सिंथेटिक प्रोटीन यूज करते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है और बहुत देर तक आपके पेट में बना रहता है। ठीक है। और प्रोटीन को अगर हम प्रॉपरली सही मात्रा में सही सदुपयोग करें तो ये हमारे जीवन का एक बहुत आधारभूत स्तंभ बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी का स्रोत है, ठीक है, तो कार्ब्स को हमें लिमिट करना चाहिए। शुगर, मैदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होता है। व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट, जूसेस, कैंडी, कुकीज, केक, इंस्टेंट नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, है ना, इसमें सिंपल कार्ब होता है, बहुत तेजी से पचता है, बहुत तेजी से ये ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, वो आसानी से नहीं पचता है, बहुत धीमा, बहुत स्टेडी एनर्जी देता है, बहुत धीरे धीरे देता है। जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स, ओट्स, है ना, क्यूना, अमरनाथ, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स, होल व्हीट, बार्ले, फ्रूट्स विथ फाइबर। ये सब ऐसी चीजें हैं जो स्टेडी एनर्जी देता है, बहुत धीमा पचता है। और ग्लूकोज इसमें 55 से भी कम होता है। जबकि ग्लूकोज जो सिंपल कार्बोज मैंने बताया उसमें बहुत तेजी, 70 से भी ज्यादा
ग्लूकोज होता है, और ये हानिकारक, ज्यादातर ये हानिकारक है। तो आप कोशिश करें कि लो, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोज है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ले, जिसमें लो जीआई हो। अब आओ फैट्स में। फैट्स दो प्रकार का है, अच्छा वाला भी होता है, बुरा वाला भी होता है। सैचुरेटेड फैट, जिसमें कि 10% से कम कैलोरीज होती है, ऑल्दो इसको हम कहेंगे कि ये ना लो। सैचुरेटेड फैट के हम बड़े विरोधी हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ हद तक कहेंगे लिमिटेड ले सकते हो, मैं तो कहूंगा लिमिटेड भी मत लो। खतरनाक है सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड फैट। जितने भी आप बाजार में देख लो रिफाइंड ऑयल, डबल डबल रिफाइंड ऑयल, डबल सैचुरेट, वो डबल मत लो, है ना। पैसा दे करके भी देना तो मत लो, हाथ जोड़ लो। ठीक है कि नहीं। जो जितना ज्यादा आप जो है मोनो अनसैचुरेटेड हो, वो बेस्ट होता है। ये यूरोप वाले हमें उल्टा सीधा सिखा गए। खुद जो है वहां आप यूरोप जाओगे, ऑलिव ऑयल के लोग पकाते नहीं है, कोई सैचुरेट नहीं करते, वर्जिन ऑयल लिखते हैं उसको। और यहां हम अपने तेलों को सैचुरेट किए जा रहे हैं, रिफाइन किए जा रहे हैं। तो आप जो भी ऑयल लें, नारियल लें, सरसों लें, लेकिन कोशिश करें कि मोनो या अनसैचुरेटेड हो, वो बेस्ट है। जो ट्रांस फैट है वो सबसे हानिकारक है, जिसमें वनस्पति के जो ऑयल आ रहे हैं आपके, है ना, पैक्ड बिस्किट्स आ रहा है, चिप्स आ रहा है, ये सब खतरनाक है, इसको छोड़ो आप। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं तो कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, B12, विटामिन सी, डी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। ये मुख्यतः इसकी कमियों से बीमारियां देखी गई है, और शरीर इसको खुद ब खुद निर्मित भी करता है, और हम भोजन से भी इसको लेते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं विटामिन बी के लिए, ए के लिए कैसे कैरोट, स्वीट पोटैटो और पालक साग है, जो अपनी आंखें और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। B12 के लिए, जो हमारे नर्व्स और ब्लड सेल्स को ठीक करते हैं, उसके लिए आप दूध के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। विटामिन सी के लिए जो है, आप जो इम्यूनिटी और आपकी कोलेजन को बढ़ाता है, तो आंवला, गुआवा, लेमन, बेल पेपर, ये सब ले सकते हैं। विटामिन डी, जो बोन्स और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, सनलाइट, है ना, ये सबसे बेस्ट है। आयरन के लिए, जो आपकी ब्लड और एनर्जी को बढ़ाता है, इसके लिए साग, आप उसको लेमन यूज कर सकते हो, लेंटिल्स, दालें यूज कर सकते हो, गुड़ खा सकते हो। कैल्शियम जो है, उस जो बोन्स और मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, वो दूध के लिए, उसमें सिसमी ऑयल है, सिसमी जितना यूज कर सकते हैं, रागी यूज कर सकते हैं, ब्रोकली यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम है, जिंक है। मैग्नीशियम स्लीप के लिए, नर्व्स के लिए, और जिंक इम्यूनिटी और स्किन के लिए अच्छा होता है। और कई तरह के सीड्स होते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स होते हैं, है ना, बनाना है, कैशूज है, ये सब, चिकपीस है, ये सब इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है गट माइक्रोबायोम में। ये जो आंत का ब्रह्मांड है, इसको मैंने पहले भी कहा, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे शरीर में होता है, और जो हमारे शरीर के सेल्स हैं उससे 10 गुना ज्यादा। यानी कि हमारे शरीर का 1.5 से 2 किलो वजन जो होता है, वो इन्हीं बैक्टीरियाज का होता है, गट बैक्टीरियाज का होता है। और हमारी इम्यूनिटी का 70% मामला वो संभालते हैं। ये ऑर्गेन तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेन से भी महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो हेल्दी माइक्रोबायो में होते हैं, वो हमारे बेहतर मूड के लिए, वेट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्लीप के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं,
जो आईबीएस के लिए, डिप्रेशन के लिए, ऑटो इम्यून के लिए और ओबेसिटी का कारण बनते हैं। तो अगर आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं, यानी जीवित बैक्टीरिया सीधे सीधे खाते हैं, हाँ आप जीवित बैक्टीरिया भी खाते हो, सीधे सीधे खाते हो, ये मत सोचो कि आप बैक्टीरिया नहीं खाते हो, जिंदा बैक्टीरिया आप खाते हो। कैसे? दही में। दही क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना है, वो जिंदा जिंदा है, उसको आप माइक्रोब में देखोगे तो दही खाना छोड़ दोगे, हिलते जुलते कीड़े है वो। तो अगर आप दही को माइक्रोस्कोप में देखो डर जाओगे, बैक्टीरिया है वो, और जिंदा बैक्टीरिया है, और वो तो मूविंग बैक्टीरिया है। कांजी पीते, कांजी बनाते हैं आप लोग, कांजी पीते हो ना, कांजी मार्च में होली के टाइम में खूब आप लोगों ने पिया होगा, काले गाजर जब आ रहे होंगे तो, है ना, चुकंदर के गाजर से बनता है, जबरदस्त। जितने भी चीज फर्मेंट किए जाते हैं, इडली है, डोसा है, और भी बहुत चीज फर्मेंट करके आप लोग खाते हो, ठीक है। किमची है, केफर है, मीसो है, बहुत सारी चीजें विदेश में भी जो है वो फर्मेंट करके प्रोबायोटिक्स, उस प्रोबायोटिक्स में जानबूझ करके हम लोग गुड बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, कीड़े लगाते हैं जानबूझ करके, ताकि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। प्रीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया का भोजन है, ठीक है, उसमें बनाना आता है, गार्लिक आता है, ओनियन है, ओट्स है, बार्ले है, फ्लैक्स सीड्स है, ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं, एस्पैरागस है, चिकोरी रूट है, एप्पल है। एप्पल बहुत लोग आजकल स्किन निकाल के खाते हैं, और खाना भी चाहिए, इतनी दवाइयां हैं, इतनी उस ऊपर में कुछ डालते हैं, हेल्दी तो नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाता है बिना दवाइयों का, तो विद स्किन जो है काफी हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और मेडिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, लेप्टिन है, सेरोटोनिन है, टेस्टोस्टेरोन है, या एस्ट्रोजन उसको बोलते हैं, या मेलाटोनिन है। ये 6 हार्मोन के बारे में आप लोग स्टडी कीजिए, मैं ये स्लाइड्स आप लोग को भेज दूंगा, है ना। ये 6 जो हार्मोन्स हैं, उसको शरीर में उसकी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। इंसुलिन जो है शुगर है, रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है और फैट स्टोरेज होता है। जब शुगर और रिफाइंड कार्ब्स लेते हैं, तो वो आप फैट आप बढ़ाते हैं, इंसुलिन स्पोक हो जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, क्रोनिकली हाई हो जाता है ना। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर डायबिटीज डेवलप हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो लो जीआई फूड्स लेना है, और इंटरमीडिएंट फास्टिंग करना है। उसका कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। कैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है? आप जंक फूड खाते हैं, जंक फूड जो है वो आप समझिए कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है, और जब हाई कॉर्टिसोल हो जाए, तो आपका बेली फैट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, अश्वगंधा लीजिए। लेप्टिन है, लेप्टिन को सेटाइटी हार्मोन कहते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड के रेसिस्टेंस को बनाता है, और इसके रिजल्ट क्या है? भूख रुकता नहीं है, आप ओवरटिंग कर लेते हो। इसका सोल्यूशन क्या है? आप रियल फूड लो, अच्छा स्लीप लो, और चीनी छोड़ दो। रियल फूड का मतलब कि रियल टाइम पे जो जितना जरूरत है उतनी खाओ, मिताहार लो। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो है सेरोटोनिन, जिसका 90% गट में होता है। अच्छा भोजन, अच्छा मूड ना। सेरोटोनिन बहुत पॉजिटिव हार्मोन है, जो आपको खुश रखता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन के किसमें आप, बनाना है, ओट्स है, नट्स है, इन सब चीजों को लेने से आपका सेरोटोनिन बढ़ता है। फिर अगला है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। इसकी कमी से आपको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है।
जिंक के साथ अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं तो हार्मोन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप पंपकिन सीड्स लीजिए, घी लीजिए। ठीक है, ये सब चीजों से आप देखेंगे कि ये ठीक होगा। अश्वगंधा भी बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। फिर है मेलाटोनिन, जो आपकी स्किन के लिए, स्किन हार्मोन्स है, नाइट हार्मोन कहते हैं इसको। स्क्रीन लाइट, जो आपकी मोबाइल देखने की जो आदत है ना, ये मेलाटोनिन को खत्म कर रहा है। ठीक है, और अगर आप गर्म दूध लेते हैं, बनाना लेते हैं, चेरी खाते हैं, है ना, तो ये आपको मेलाटोनिन को डेवलप करता है। ग्लोबल रिसर्च क्या कहते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने खाने के प्लेट में 50% फ्रूट लीजिए, 25% होल ग्रेन लीजिए, 25% प्रोटीन लीजिए। प्रोसेस्ड मीट के बारे में भी कहते हैं कि 20% हायर मॉर्टेलिटी रिस्क होता है उसमें। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मीट को, नॉनवेज को बहुत आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो फ्रूट्स को 50% खाने के लिए कह रहा है आपकी डाइट में। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, आपके आपका थाली कैसा होना चाहिए? 400 ग्राम फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का डेली मिनिमम होना चाहिए, शुगर फ्री, लेस देन टोटल एनर्जी के, सॉल्ट लेस देन 5 ग्राम होना चाहिए, ट्रांसफैट लेस देन 1% होना चाहिए। ये आपके डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस है। ठीक है, स्पेन की स्टडी बताती है, जो कि बहुत फेमस प्रेडिमेड स्टडी कहलाती है, उसमें आपकी कहती है कि मेडिटेरियन डाइट है, वो 30% लोअर कार्डियोवास्कुलर रिस्क को डेवलप करता है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल और नट्स डेली खाते हैं तो ये एंटी एजिंग होता है। माइंड डाइट स्टडी कहती है कि मेडिटेरियन प्लस डैश फैट, डीएसएच डाइट, ये खास तरह की डाइटिंग सिस्टम है, ये आपके 53% लोअर एल्जाइमर रिस्क को लोअर करता है। 10% ब्रेन हेल्दी फूड्स जैसे लीफी ग्रीन है, बेरीज है, नट्स है। एक और रिसर्च है जिसको हम लोग ब्लू जोन रिसर्च कहते हैं, उसमें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लिव पीपल, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग रहे, उस पर बड़े शोध हुई है, और उनने देखा कि सबके सब शाकाहारी है, ज्यादातर शाकाहारी है। 95% प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, तो और कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते हैं। तो ये चीज बहुत रिमार्केबल है। गट ब्रेन एक्सेस, जिस पर 2015 में काफी काम हुआ और आज की डेट में अब वो फेमस रिसर्च टॉपिक बन चुका है, तो 70% ऑफ इम्यून जो है हमारे गट में होता है। अब माइक्रोबायोमे का जो शेप है वो हमारे अंदर यही तय करता है। तो ये सारी स्टडीज के बाद मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि आपको कैसे खाना चाहिए। तो जब भी खाएं तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बंद कर दें। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत एक बुरी आदत है कि लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, या बच्चे अगर नहीं खाना खा रहे हैं तो उनको टीवी में बैठा करके खाना खिलाते हैं, मोबाइल दिखा के खिलाते हैं। ये गलत हैबिट है। भोजन को मेडिटेशन मानो, उसको देखो, उसको सूंघो, उसको स्वाद को महसूस करो, एक एक चीज को महसूस करो, क्योंकि ये भोजन आपका अंग बनने वाला है। जो आप खा रहे हो ना, ये आपके हाथ पैर बनने वाले हैं। भोजन आपका शरीर धारण कर लेता है, भोजन कन्वर्ट हो जाता है आपके शरीर में। जो आप थाली में रखे हो वो आपका शरीर बनने वाला है, शरीर का हिस्सा बनने वाला है। ठीक है, तो आप उसको बहुत उपासना साधना की तरह खाना खाओ। ठीक है, तो तनाव में खाओगे तो खाना पचेगा नहीं। वो इसलिए हम लोग भोजन के पहले हाथ जोड़ के पहले प्रार्थनाएं करते थे। आजकल तो लोग भूल गए, लेकिन भोजन से पहले हाथ जोड़ के भोजन को प्रार्थना करो, प्रणाम करो, ग्रेजुट दिखाओ, अन्नम ब्रह्म, है ना, सहना वतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। इस तरह से सब लोग मिलकर के भोजन को प्रणाम करके शांति पाठ करो, उसके बाद भोजन करो। खड़े होकर के मत खाया करो, चलते फिरते मत खाया करो, आराम से बैठ करके, क्रॉस लेग बैठ सको तो बेस्ट है।
आजकल कुर्सी चेयर है तो चलो ठीक है, छोटे छोटे निवाले लो। ये नहीं कि एकदम और अच्छा खाना बनाए तो हॉप से खा लिया, इधर फूल गया इधर फूल गया, चबा भी नहीं पा रहे हो। तो हिपोपोटामस की तरह मत खाओ, थोड़ा थोड़ा लो, हल्का छोटा सा टुकड़ा लो, ठीक है। तो जॉन कैबट जिन कहते हैं कि माइंडफुल ईटिंग, केवल आप माइंडफुल ईटिंग शुरू कर दो तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा बिना डाइट का। डाइट की भी जरूरत नहीं है। 32 बार चबाना चाहिए खाने को, 32 बार। कहते हैं जितने दांत हो उतने बार चबाना चाहिए। 32 दांत होते हैं तो 32 बार चबाना चाहिए। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, नॉट इन स्टमक। आपका सलाइवा जब उसमें लगता है और वहां से एंजाइम अपना फंक्शन शुरू करते हैं, जब दांतों से उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करते हो। इसलिए 32 बार चबाओ, खाने को पी जाओ। हमारे एक आयुर्वेदाचार्य कहते थे कि खाने को पियो और पानी को खाओ। हाँ, खाना को पियो, खाने को पियो मतलब उसको इतना चबाओ इतना चबाओ इतना चबाओ इतना चबाओ कि मुंह में पानी बन जाए, वो जो खाना है वो मुंह में पानी बन जाए, इतना चबाओ। और पानी को इतना स्लो स्लो मुंह में इसको थोड़ी देर तक रखो, धीरे 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 धीरे। ऐसे नहीं कि मुंह में डाले गट 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 गट, ये रॉन्ग वे ऑफ ड्रिंकिंग। एक तो लोग बोतल निकाले फ्रिज से मुंह में लगाया, गट्ट से मार दिए पूरा अंदर, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा है आपका। चुस्के से पियो, सिप लेके पानी पीते, धीरे धीरे पानी पीते, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। खाना पानी धीरे धीरे, है ना। ये जबरदस्त जल्दी जल्दी वहां हर चीज छूट रहा, भाग रहे आप। अरे खाना पीना ये थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते, हौले हौल के, हल्के हल्के, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे, धीमे धीमे, ठीक है। तो जितना छोटा टुकड़ा करेंगे आप, उसको घोल बना दे पानी का, मुंह में ही घोल बना दे पानी का, तो बहुत बढ़िया डाइजेशन होता है, खूब एंजाइम बेहतर काम करते हैं। उंगलियों से, हाथ से खाओ आप, क्योंकि जो सिग्नलिंग है वो हाथ से शुरू होता है, खाना आपके हाथ से ही शुरू हो जाता है, मुंह में जाने से पहले ही जो है खाना का जो है पाचन शुरू हो जाता है हाथ से ही, ठीक है। और धीरे धीरे खाओगे, ब्रेन जो सिग्नल्स देता है आपको, उसमें 20 मिनट्स लगते हैं। तो हड़बड़ी में दौड़ते भागते खाना मत खाओ कि ऑफिस जा रहे हैं दौड़ते हुए, एकदम खाते हुए, ब्रेड सैंडविच चबाते हुए कार चला रहे हैं। ऐसा मत करो, है ना। तो 40 बार अगर चला चबाते हो अगर आप, तो रिसर्च कहता है कि 12% कम कैलोरीज, 12% कैलोरीज कम आप कर लेते हैं अपने खाने में। ओबेसिटी को घटाने का सर्वोत्तम तरीका है, आप लोगों ने बहुत सारे तरीके करे होंगे, लेकिन बेहतर से बेहतरीन तरीका है कि खाने को 40 बार चबाओ, ठीक है। गट को रिलीफ दो, है ना। ये नहीं कि जंक फूड खाए जा रहे हैं, इतने गरिष्ठ खाना खाए जा रहे हैं, उसको थोड़ा रेस्ट दो। बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खा रहे हैं, एक बार खा लिए लोग तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में 15-16 घंटे नहीं खाते, थोड़ा सा रेस्ट दो, ठीक है। हमने ऑलरेडी सूर्यास्त से पहले रात का भोजन के लिए मैंने आप लोग बताया कि 7 बजे आइडियल टाइम है। सूर्यास्त अंधेरे होने पर मत खाओ। जैन लोग नहीं खाते हैं, जैनी लोग देखो कभी भी अंधेरे होने पर नहीं खाते, खैर उनका कारण और है, लेकिन फायदा बहुत अच्छा है। वो अर्ली डिनर आप कर लेते हो तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो अनडिस्टर्ब होता है और डीप स्लीप होती है। ग्रोथ हार्मोन का जो सर्ज है वो नाइट में होता है, बॉडी रिपेयर होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होता है मॉर्निंग में, ठीक है। ऑटोफेगी जो सेल्फ क्लीनिंग है वो 12-14 घंटे उसमें लेते हैं, तो आपको प्रॉपरली आपका बॉल मूवमेंट रहता है।
वेट लॉस है 20% मोर इफेक्टिव देन दी क्लोरी काउंटिंग एलोन। और अगर लेट डिनर करेंगे तो क्या रहेगा, ठीक इसका उल्टा आ जाओ, अनडाइजेशन रहेगा, टॉक्सिन्स जमेगा जिसको आयुर्वेद में अमा कहते हैं, स्लीप डिस्टरप्शन रहेगा, जीआरडी एसिडिटी ब्लोटिंग की परेशानी, इंसुलिन जो है बढ़ता जाएगा, आप डायबिटीज के बीमार, हाई बीपी के बीमार, हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज, है ना। तो ये चीज सीखो। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस है, यहाँ तो मैं पांच छह ही बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आयुर्वेद में बहुत सारी फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें जिसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे दूध और नींबू या खट्टा एक साथ नहीं खाना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि डाइजेशन पुअर होता है, स्किन डिजीज होता है, गैस्ट्रिक बढ़ता है ना, उल्टियाँ आती है। केला और दूध एक साथ मिला के नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग जो है खूब दबा करके जो है बनाना शेक पीते हैं। बनाना शेक नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आयुर्वेद मना करता है इसके लिए। प्रोटीन जो है वो दूध के साथ लेते हैं आप, जो है नॉन वेज आप खाते हैं, तो नॉन वेज खाते हैं तो दूध के साथ मत खाइए, ठीक है। दूध नॉन वेज खाते हैं तो आप स्टार्च के साथ जो है वो मत लीजिए। जो अगर आप तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन या खरबूजा भी खाते हैं, तो उसको आप अकेले खाइए, उसको किसी के साथ भी तरबूजे के साथ खरबूजे के साथ मिला के मत खाइए। मैंने देखा लोग खरबूजे में भी तरबूजे का भी शेक बना देते हैं, साउथ में मैंने देखा तरबूजे का मिलन शेक, उसमें भी दूध मिला देते हैं, मत मिलाइए। चाय और कॉफी पी लेते हैं, खाने के तुरंत बाद आप कॉफी पी लेते हैं, ये गलत है। ये सब चीजें आपको वर्कआउट करना चाहिए। ऐसे तो आयुर्वेद बहुत सारा कहता है, लेकिन मैंने समय के हिसाब से आप लोग को कि पानी पीने का समय भोजन से 30 मिनट पहले और 1 घंटे बाद, ठीक है। अगर कभी बहुत तीखा लगी गया, मिर्ची चला गया, तो थोड़ा सा एक घूंट पी लो, है ना। लेकिन कोशिश करो कि पानी बिल्कुल ना लें। सुबह खाली पेट जितना पीना है पियो भाई, उल्टी ना आ जाए तब तक पियो, है ना। एक्सरसाइज से पहले, वर्कआउट से पहले पीना चाहिए, और सोने से पहले दूध या गर्म पानी आपको लेना चाहिए। मात्रा का विज्ञान क्या है कि एक मुट्ठी चावल, आपकी मुट्ठी में जितना चावल आए, जितनी रोटी आए, मुट्ठी भर लो उतनी समझ रहे हो। उससे ज्यादा खा रहे हो तो कहो साहब मुट्ठी रोटी को कैसे, अरे आटे भाई, आटे, एक मुट्ठी तुम जितना आटा बनेगा, एक मुट्ठी आटे का जितना रोटी बनेगा, तो रोटी को थोड़ी मुट्ठी में बांध दोगे, है ना। कैसे सवाल करते हो, ठीक है। दाल कितना, एक ऐसे हाथ को जैसे कप बनाओगे ना, एक कप बनाओगे हाथ का, तो उतना उतना दाल खाना चाहिए, पनीर लेना चाहिए उतनी। और वेजिटेबल कैसे लेना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे, जो दोनों हाथ का मिला के जो कप बनाएंगे, ये जो दोनों हाथ के, याचना मुद्रा कहते हैं इसको, याचक मुद्रा, है ना। इतना सब्जी और सलाद खाना चाहिए। और भाई घी और तेल कितना लेना चाहिए, एक अंगूठा, एक अंगूठे को ऐसे डुबा, ऐसे चाट लो, वो इतना ही भर लेना चाहिए अंगूठे भर का घी तेल लेना चाहिए, समझे। तो ये बात आप याद रखना, ये बड़े सूत्र में मैंने आपको सिखा दिया। और ये सूत्र जापान के नियम से, इसको हारा हाचिबू कहते हैं, इसको कहते हैं हारा हाचिबू। तो ये जापानीज सिस्टम है। क्या खाएं, तो मैं आपको खाने के मामले में कहूंगा आदर्श भारतीय थाली। आपने अभी मॉडर्न मेडिसिन जब मैं दिखा रहा था, तो आपको मैंने विदेशी थालियों के बारे में बताया, पर आदर्श भारतीय, भारत का थाली। इवन मैं कई बार यूरोप गया, यूरोप के लगभग लगभग कंट्रीज, 20 कंट्री यूरोप के मैं घूम चुका हूं, और सब के सब देशों में सबका कहना है, जो मेरे मित्र हैं वहां पे, कि इंडियन थाली परफेक्ट है। इंडियन थाली जैसा कुछ उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें
आपके चावल होते, दाल होते, रोटी होती है, सब्जी होता है, सैलेड होता है, दही होता है। भाई ये कंप्लीट फूड है, कंप्लीट फूड है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो 25% ग्रेन्स, 25% प्रोटीन, जैसे दाल वाल में, 40% वेजिटेबल्स, 10% हेल्दी फैट्स। ये चीजें आप अपने आदर्श थाली में रखो, है ना। छाछ, दही, हरी चटनी, सलाद, ताजा फल, है ना। थाली को ना एकदम सतरंगी रेनबो की तरह बनाओ, बिल्कुल हर चीज थोड़ा थोड़ा थोड़ा। साउथ इंडिया में जा गए हो ना, छोटे छोटे थाली में छोटे 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 बहुत सारी चीज डाल देंगे, तरह तरह की चटनी, तरह तरह का। और खासकर इस मामले में गुजरात फेमस है। आई लव गुजराती फूड, मुझे गुजरात बहुत पसंद है। वो खाने में इतनी क्वालिटी आपको लगा देंगे, छोटे 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 छोटे। और यही भारतीय तरीका है। भारतीय तरीका एक नहीं है कि तुम बिल्कुल भैंस की तरह आप एक नाद में सब डुबा के खाते जाओ। एक थाली में छोटे 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 बहुत सारी कटोरियां होनी चाहिए। इन छोटी 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 कटोरियों में ढेर सारे आइटम्स थोड़े 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 होने चाहिए। यही भारतीय थाली है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। वैसे दुनिया में और भी बहुत सारे प्रोसेस है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। जैसे मेडिटेरियन है, जैसे केटोजेनिक है, वेगान, आजकल बहुत वेगान चल रहा है ना। ओकिनावा है, डच डाइट्स है, और सात्विक इंडियन डाइट है। इस पे चर्चा व्यर्थ है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। कुछ सुपर फूड्स है, आजकल तो ये बहुत प्रचार में है। आप आराम से इसको खरीद सकते हो, एक देश दूसरे देश में खूब जम के बेच रहे हैं, चाहे ब्लूबेरीज हो, एवोकाडो हो, वॉलनट्स हो, मोरिंगा है, गार्लिक है, डार्क चॉकलेट है, चिया सीड्स है, स्पुरुलिना है, मशरूम्स है, लेंटिल्स है। ये सब चीजें सुपर फूड्स कहलाती है। प्रोसेस्ड फूड कुछ होते हैं, खामोश जहर, जो जहरीला फूड है वो बता रहा हूं, जो आर्टिफिशियल एडिटिव्स है ना। ये जहरीला फूड है। हिडन सोडियम, कुछ पैकेट फूड होता है इसमें हिडन सोडियम होता है। हिडन शुगर, कुछ ऐसे आपको पता नहीं चलेगा इसमें कितना शुगर है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपको अंदाज है कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर होता है, आपको पता भी नहीं है। जरा पता कीजिएगा, गूगल में जाके चेक कीजिएगा, है ना। तो इसी तरह बहुत सारा, जैसे फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, ये खतरनाक चीजें हैं ये सब बाजार में कैसे है। कोई मेडिकल एक टीम बननी चाहिए जो ये तय करे कि इन चीजों को बाजार में उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। मेरी तो सरकार से दरख्वास्त है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई टीम होनी चाहिए, कोई सरकारी या कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इन चीजों को, जो खामोश जहर है, उस पर काबू करने का कोई अधिनियम बने, कोई नियम बने, और जो खुलेआम बिक रहा है उस पर रोक लगे। ट्रांस फैट्स की बात की थी हमने हमने नोवा क्लासिफिकेशन की बात की। ये सब चीजों पर हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। शुगर, शुगर जिसको हम लोग कहते हैं मीठा लत, ठीक है। जिस समय आप बहुत मेहनती लोग हुआ करते थे, एक जमाना ऐसा था जब इंसान मेहनत करता था, वंस अपॉन। अब था, अब कोई नहीं होता है, ठीक है। किसी जमाने में इंसान मेहनत किया करते थे, तो मीठा खा लेते थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपकी मेहनत होती नहीं, तो आप शुगर खा रहे हैं तो आप समझिए जहर खा रहे हैं। इस पर कंट्रोल कीजिए। समय कम है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में ही अपनी बातें पूरी करूंगा। ऑर्गेनिक फूड और कन्वेंशनल फूड के मामले में आप हमेशा ऑर्गेनिक फूड को चूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कम खाद और कम रसायन का यूज किया हुआ ऑर्गेनिक फूड हो। अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऑल्दो ये बहुत लंबा मैटर है, मैं इस टॉपिक को स्किप करूंगा।
ठीक है। इसके लिए मैं सोचता हूं कि मैं एक आप लोगों को मैं एक रिट्रीट प्लान, मैं अगर यहाँ पे मनीषा बैठी है क्या? मनीषा है? मनीषा नहीं है यहाँ पे। प्रतीक है? प्रतीक। जी गुरु जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक रिट्रीट आप लोग प्लान करो, जिसमें कि ये डाइट की बहुत सारी बातें मैं लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं। है ना? ये इम्पोर्टेंट है कि लोग सीखें, जानें, और डाइट के बारे में उनको ज्ञान हो। कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं कल आप लोगों को एक ऐसी बात बताने सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे निद्रा को ध्यान बना सकते हैं। सोचो, हम लोग अपने जीवन का एक तिहाई, अगर रोज 8 घंटे सोते हैं, और आपकी उम्र यदि 60-70 साल है, तो 20-25 साल आप सोते हो। 20-25 साल आप सोते हो। एक तिहाई सोते हो, नहीं 20-25 साल आप सोते हो, सो के बिताते हो। लेकिन हम उस नींद को कितना जानते हैं? जिसको 20-25 साल इंसान सो रहा है सिर्फ, तो उस नींद को हम कितना जानते हैं? क्या हो कि वो नींद हमारा ध्यान बन जाए। मैं कल आप लोग को बताऊंगा कि नींद ध्यान ही है, लेकिन हम अनअवेयर होते हैं, हम बेहोश होते हैं। वरना बॉडी नेचुरली ध्यान करती है, निद्रा वास्तव में ध्यान है। लेकिन हमारे अनअवेयर होने की वजह से हम उस महत्वपूर्ण कड़ी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और ध्यान के क्षण को, जब शरीर ऑटोमेटिक ध्यान कर नेचुरल ध्यान करता है, उस क्षणों को हम लोग व्यर्थ बिता देते हैं। तो कल हम लोग रात की निद्रा को ध्यान के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक दिया, गहन विश्राम से जागृति तक आप स्वप्न से तुरीय कैसे जा सकते हैं। आप अपने निद्रा को धारणा कैसे बना सकते हैं, निद्रा को साधना कैसे बना सकते हैं। ये अद्भुत ज्ञान मैं आप लोग को कल दूंगा। और इसलिए जरूरी है कि आप लोग आए और निद्रा के बारे में जानें कि निद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, और निद्रा हम कैसे करें। इन सब विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आहार से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, और उसको मैंने सोचा था कि बहुत लंबा एक्सप्लेन वो हो नहीं सकता है, इसलिए इसकी स्पेशल कोर्स मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। मैं कुछ न्यूट्रिशन, डाइट्रिशन, आयुर्वेदिक वैद्याचार्य के साथ एक कंबाइंड सेशन भी लूंगा, जिसमें 4 लोग मिलकर के सेशन करेंगे, और आप लोगों को डाइट के विषय में और गंभीर बातें भी करेंगे। बल्कि अगर मैं रिट्रीट प्लान हमारा हो जाता है, तो ये भी आप सबके लिए बहुत रामबाण होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त, अपना भोजन पानी और अपनी निद्रा, इस सप्ताह इस टारगेट को पूरा करें। अगले सप्ताह हम लोग अगली टारगेट देखेंगे, पर इस सप्ताह आप लोग को इन तीनों पर बहुत जोर शोर से ध्यान देना है। बहुत ध्यान दीजिए अपनी मॉर्निंग रूटीन को, बहुत ध्यान दीजिए अपने सोने को, बहुत ध्यान दीजिए अपने भोजन को। ये तीनों जो आपका आधारभूत है, अगर उस पर आपने ठीक ठीक काम कर लिया, तो आप ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का काम यानी सत्व, सत्व को रूपांतरण कर लिया। भोजन यानी रजस, अपने रजस को रूपांतरण कर लिया। और निद्रा यानी तमस,
आपने तमस को रूपांतरण कर लिया। तो सत्व, रजस और तमस, इसके मौलिक मूलभूत तथ्यों पर हम लोग इस सप्ताह काम कर रहे हैं। पूरे मन से कीजिए, 2-3 दिन बचा है। उसके बाद अगले सप्ताह हम लोग अगली कोई इंपॉर्टेंट चीज लेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। प्रणाम गुरु जी। जी धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी, प्रणाम धन्यवाद। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।